45 साल का अरबपति जो हर सुबह अपनी नसों में अपने 17 साल के बेटे का खून चढ़ाता है। एक वैज्ञानिक जो अपने किचन के फ्रीजर में आइसक्रीम के बगल में एक जादुई बैक्टीरिया छिपा कर रखता है। और कुछ लोग जो -196 डिग्री तापमान में लिक्विड नाइट्रोजन के टैंक में लाश बनकर तैर रहे हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि भविष्य का साइंस उन्हें नींद से जगा देगा। ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं है, हकीकत है जहां दुनिया के सबसे अमीर लोग अब एक नई रेस में दौड़ रहे हैं। रेस पैसा कमाने की नहीं है, पैसा तो बहुत है इनके पास। ये रेस है मौत को हराने की। ये लोग मान कर बैठे हैं कि बुढ़ापा एक बीमारी है जिसे मलेरिया या टाइफाइड या कह लीजिए कैंसर की तरह उसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन क्या वाकई हम कुदरत के सबसे बड़े नियम को तोड़ सकते हैं? आखिर हम मरते क्यों हैं? क्या मौत हमारे सिस्टम का एक बग है जिसे ठीक किया जा सकता है? और क्या वो इंसान पैदा हो चुका है जो 150 साल जिएगा? आज कहानी हमारे शरीर के हर सेल में छिपे उस टाइम बम की जो टिक टिक कर रहा है। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे मौत के साइंस और अमरता की इंसानी सनक के बारे में। ये कहानी सिर्फ जीने और मरने की नहीं है, ये कहानी है उस कोड की जो आपके डीएनए में लिखा है। हम समझेंगे कि कैसे एक मक्खी, एक चमगादड़ और एक कछुआ हमें लंबी उम्र का राज बता सकते हैं, और क्यों आज दुनिया के सबसे अमीर लोग मौत को एक बीमारी मानकर उसका इलाज ढूंढ रहे हैं। बायोलॉजी की किताबों में एक मोटा नियम आपको लिखा मिलेगा कि जो जितना छोटा होगा वो उतना ही कम जिएगा। जैसे चूहा मुश्किल 2 साल जी पाता है, लेकिन एक जीव है जो इस नियम की धज्जियां भी उड़ाता है, चमगादड़। एक खास प्रजाति है इनकी, ब्रांडेड बैट। इतना छोटा है कि आपकी हथेली में आ जाएगा, लेकिन 40 साल से ज्यादा जीता है, यानी इंसानों के मुकाबले अपने साइज के हिसाब से कई गुना ज्यादा। फिर आते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में पड़ने वाले गैलापागोस आइलैंड पर। यहाँ गैलापागोस कछुए मिलेंगे आपको। चार्ल्स डार्विन ने इन्हीं द्वीपों पर 5 हफ्ते बिताने के बाद विकासवाद या एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था। अब दिलचस्प बात यह है कि गैलापागोस आइलैंड्स के ये कछुए, है ना, गैलापागोस टॉर्टोइसेस, 170 साल से ज्यादा जीते हैं। कहा जाता है कि चार्ल्स डार्विन ने अपनी यात्रा में जिन कछुओं को देखा होगा, मुमकिन है उनमें से कुछ आज भी जिंदा हों। वैज्ञानिकों ने पाया कि इन कछुओं में एक खास बात यह है कि जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो बुढ़ापा आता है, उस तरह इनके साथ नहीं होता। ये कछुए हम इंसानों की तरह उम्र बढ़ने पर मरने का ज्यादा खतरा नहीं झेलते, बूढ़े होकर नहीं मरते। तीसरा अपवाद इस रूल का है मक्खी, फ्रूट फ्लाई। वैज्ञानिकों ने इसके सिर्फ एक जीन में बदलाव किया और उसकी उम्र 50% बढ़ी भी। ये तीनों, चमगादड़, कछुआ और मक्खी, हमें एक ही बात बता रहे हैं कि उम्र कोई पत्थर की लकीर नहीं है, कम से कम विज्ञान की दृष्टि से। आप कुछ और एग्जाम्पल सब देखिए। पानी में रहने वाला एक छोटा सा जीव है हाइड्रा, मुश्किल आधे इंच का होता है। आप इसको काट देंगे तो ये फिर से उगता है, बूढ़ा होता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कुदरत ने इसे अमरता का वरदान दिया हुआ है। एक जेलीफिश पर आइए अब आप, बीमार होती है, उसे लगता है कि वो बूढ़ी हो रही है, मरती नहीं है, वो उम्र की घड़ी को उल्टा घुमा देती है, वापस बच्चा बन जाती है और जिंदगी दोबारा शुरू कर लेती है। जब ये मामूली जीव ऐसा कर सकते हैं तो इंसान क्यों नहीं? एक कारण तो हादसे हैं, बीमारियां हैं, मलेरिया है, रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इनको हम कर रहे हैं इग्नोर, है ना। जो अनहोनी है उसे हटा दीजिए। अगर इन सब को आपने इग्नोर कर दिया तब भी मौत इनएविटेबल है, आएगी ही आएगी। आखिर हमारे सिस्टम में वो कौन सा स्विच है जो एक तय वक्त के बाद बंद होता है? सदियों से हम खुद को तसल्ली देते आए हैं, कहते हैं कि जो आया है वो जाएगा, या पुरानों को जाना पड़ता है ताकि नए लोगों के लिए जगह बन सके। इस तरह से हमने बातें बनाई हैं, है ना। इंसान फिक्शन में जीता है, सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन नोबेल विजेता वेंकी रामाकृष्णन अपनी किताब वाई वी डाई में कहते हैं कि ये सब बकवास है, साइंस इमोशंस पर नहीं चलता। कुदरत का मकसद समाज सेवा नहीं होता है, और इस चीज को आप एक लॉजिकल एक्सपेरिमेंट से इजीली समझेंगे। मान लीजिए एक जंगल है,
वहाँ के जानवरों ने एक समझौता किया आपस में कि 50 साल की उम्र में अपन खुद मरेंगे ताकि बच्चों को खाना मिलता रहे और भीड़ जंगल में ना बढ़े। अब ये पूरे ग्रुप का भला हो गया जिसने डिसाइड किया था, लेकिन उसी ग्रुप में हो जाता है एक चीटर पैदा और इसके जीन्स में एक छोटा सा म्यूटेशन है। वो 50 में नहीं मरता, 80 साल जी जाता है। अब जाहिर है कि जो 80 साल जिएगा उसके पास बच्चे पैदा करने के लिए भी 30 साल ज़्यादा हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा और उसके बच्चों में भी वही चीटर वाला जीन होगा। देखते ही देखते पूरी आबादी में वही चीटर जीन फैल जाएगा और कुर्बानी देने वाले शरीफ जानवर विलुप्त हो जाएंगे। एवोल्यूशन का कड़वा सच यही है। कुदरत का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप अपने जीन्स को अगली पीढ़ी में कितनी कामयाबी से पहुंचा पाते हैं। 19वीं सदी में एक जर्मन वैज्ञानिक हुए थे, ऑगस्ट वीजमन। उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में दो तरह के सेल्स होते हैं। एक तरफ है आपका शरीर ना, हाथ पैर दिल दिमाग, इसे साइंस कहती है सोमा। दूसरी तरफ हैं वो सेल्स जो बच्चे पैदा करते हैं, यानी जर्म लाइन। इस थ्योरी के अनुसार हमारा शरीर सिर्फ एक टैक्सी की तरह है, एक व्हीकल है। इसका काम है सवारी को एक जगह से दूसरी जगह जाकर छोड़ देना। सवारी आपके जीन्स कर रहे हैं। जैसे ही इस टैक्सी ने सवारी को मंजिल तक यानी अगली पीढ़ी तक, बच्चों तक पहुंचा दिया, टैक्सी का काम पूरा हो गया। अब टैक्सी कबाड़ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या सड़ जाए, कुदरत को फर्क पड़ता नहीं। जीन्स अमर हैं, वो बच्चों के जरिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन शरीर यानी कि हम नश्वर हैं। अब ये एक एक्सप्लेनेशन है, लेकिन क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन वही है कि आखिर ये टैक्सी खराब होती क्यों है? क्या लोहे की तरह जंग खाती है या टायर्स की तरह घिसती है? जवाब है नहीं। मसला घिसने का नहीं है, मसला सॉफ्टवेयर का है। देखिए, शरीर का हर पुर्जा, चाहे वो दिल हो, किडनी हो, दिमाग हो, एक खास इंस्ट्रक्शन पर काम करता है और ये इंस्ट्रक्शंस हमारे डीएनए में लिखे हैं और डीएनए बना है जीन से। यानी आप कह सकते हैं कि जीन्स हमारे शरीर का ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस पे आपका फ़ोन, मैकबुक, ये सब चलता है। जब तक ये जीन्स सही काम करते हैं हम रहते हैं जिंदा। अब ये मिस्टेक कभी भी हो सकती है और अगर गलती किसी ज़रूरी जीन में हो गई, जैसे वो जीन जो दिल को धड़कना सिखाता है, तो मशीन बंद पड़ेगी, यानी मौत हो जाएगी। ओएस करप्ट, हार्डवेयर भी बैठ जाएगा। तो आसान शब्दों में मौत हमारे ही डीएनए में हुए एक कोडिंग एरर का नतीजा होती है। अब अगला सवाल ये कि मौत तो चलो ठीक है, कोडिंग एरर के चलते हो गई, लेकिन इस सब के बीच बुढ़ापा क्यों आया, कहाँ से आया? क्यों हम अचानक एक दिन चलते चलते बंद नहीं हो गए, जैसे बल्ब फ्यूज होता है? आपके घुटने क्यों दुखने लगते हैं धीरे धीरे? बाल सफ़ेद क्यों होते हैं? याददाश्त क्यों जाती है? इसका जवाब ब्रिटेन के दो वैज्ञानिकों ने दिया, जेबीएस हाल्डन और रोनाल्ड फिशर। उन्होंने कुदरत की एक बड़ी कमी को पकड़ लिया। मान लीजिए एक जीन है जो आपको 20 साल की उम्र में मार देता है, क्या ये जीन अगली पीढ़ी में जाएगा? बिल्कुल नहीं। याद कीजिए, शरीर का मकसद बच्चे पैदा करना है। अब अगर ऐसा कोई जीन है जो इंसानों को 20 की उम्र में या शादी से पहले या बच्चे पैदा करने की उम्र से पहले मार दे, तो ऐसा जीन कुदरत के मकसद में ही रुकावट बन जाएगा। इसलिए कुदरत विकास क्रम में ऐसे जीन्स को तुरंत डिलीट करती है। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर ऐसा कोई जीन हो जो आपको 60 साल की उम्र में मारता हो या 50 साल में हार्ट अटैक देता हो? क्या ऐसा जीन फिल्टर आउट होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि 50-60 की उम्र में आपका मकसद पूरा हो चुका है। कुदरत के नजरिए से आप अपना काम कर चुके हैं, बच्चे पैदा कर चुके हैं। इसलिए कुदरत इस खराब जीन को फिल्टर करती नहीं है। लाखों सालों से यही हो रहा है। हमारे शरीर में ऐसे हजारों डिफेक्टिव जीन्स जमा हो गए हैं जो जवानी के बाद असर दिखाने लगते हैं। बुढ़ापा और कुछ नहीं है, इन्हीं म्यूटेशंस का कचरा है जो हमारे डीएनए में जमा है। इसको साइंस की भाषा में म्यूटेशन अक्यूमुलेशन कहा जाता है ना, म्यूटेशन जमा हो रहे हैं। यानी हमारा शरीर वारंटी पीरियड के बाद वाली मशीन की तरह है। 40 साल तक सब कुछ ठीक चलता है, उसके बाद पुर्जे ढीले होने लगते हैं और कोई मैकेनिक उसे ठीक करने नहीं आ पाता, क्योंकि कंपनी यानी नेचर, उसने वारंटी सिर्फ बच्चे पैदा करने तक की ही दी थी। लेकिन कहानी में एक और पेच है। कभी कभी कुदरत जानबूझकर भी हमें मारती है। मान लीजिए एक जीन है, वो आपको जवानी में बहुत ताकत देता है, हड्डियां मजबूत करता है ताकि आप ज़्यादा शिकार कर सकें और ज़्यादा बच्चे पैदा कर सकें। शिकार जब कुदरत में इंसान रहता था तब के लिए कहा। लेकिन वही जीन बुढ़ापे में आपको कैंसर दे देता है या दिल की बीमारी दे देता है।
अब सवाल यह है कि कुदरत क्या चुनेगी, जवानी की ताकत या बुढ़ापे की सुरक्षा। अगर आप ध्यान से सुन रहे थे अभी तक की बातों को तो आप खुद बता देंगे जवाब कि कुदरत जवानी को चुनेगी। कुदरत उस जीन को चुन लेगी जो जवानी में फायदा देता है, भले ही वो बाद में जान ले ले, क्योंकि एवोल्यूशन को लंबी उम्र से खास मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी कॉपी बनाने से मतलब है। इस सौदेबाजी का सबसे बड़ा सबूत मिला ब्रिटिश रईसों के एक डेटा में। वैज्ञानिकों ने पिछले 1200 सालों का रिकॉर्ड निकाला। उन्होंने देखा कि जिन औरतों ने कम बच्चे पैदा किए थे वो ज्यादा साल जिंदा रहीं, और जिन्होंने ज्यादा बच्चे पैदा किए वो जल्दी मर गईं। यानी शरीर के पास लिमिटेड एनर्जी है, या तो वो उसे खुद को रिपेयर करने में लगा दे लंबी उम्र के लिए, या फिर वो उसे बच्चे पैदा करने में लगा दे। हम इंसानों ने चूहों और खरगोशों की तरह रिप्रोडक्शन को चुना, और इसकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो क्या हम सिर्फ एक कुरियर सर्विस हैं? क्या हमारे शरीर की एक्सपायरी डेट हमारे पैदा होने से पहले ही तय हो चुकी है? अगर कुदरत ने हमें मारने के लिए ही डिजाइन किया है, तो फिर हमारे शरीर के अंदर वो कौन सी घड़ी है जो टिक टिक कर रही है? लगभग 100 साल पहले की बात है। न्यूयॉर्क के रॉकफेलर इंस्टीट्यूट की एक हाईटेक लैब में एक फ्रेंच सर्जन काम कर रहा था। नाम था उसका एलेक्सिस कैरल। नोबेल प्राइज विजेता वैज्ञानिक थे। कैरल की एक खोज ने दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी थी। क्या खोज थी? कैरल ने एक प्रयोग शुरू किया था। उन्होंने मुर्गी के दिल का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसे कांच के बर्तन में रखा। वो उसे रोज न्यूट्रिएंट्स यानी खाना देते रहे। अब दुनिया हैरान रह गई जब कैरल ने दावा किया कि वो सेल्स मर नहीं रहे, वो बढ़ते जा रहे हैं। साल दर साल बीतते गए, मुर्गी की सामान्य उम्र खत्म हो गई, लेकिन वो सेल्स जिंदा रहे। अखबारों में हेडलाइंस छपी कि अमरता की खोज हो गई, क्योंकि सेल्स बढ़ते मिले, बिना दिमाग के, बिना दिल के, बिना धड़ के। साइंटिफिक अमेरिकन मैगजीन ने यहां तक लिख दिया कि अब इंसान 100 क्या 1000 साल भी जिएगा, है ना, जैसे रिसर्च मैच्योर होगी। पूरी दुनिया मान रही थी कि अगर सेल्स को सही खाना पानी मिल जाए तो वो कभी मरेंगे नहीं, यानी हमारा शरीर अमर है, बस हम उसे ठीक से मेंटेन नहीं कर रहे हैं। टैक्सी। अब ये अमर मुर्गी वाली थ्योरी पत्थर की लकीर बनी, और अगले 40 साल तक किसी ने इस पर सवाल उठाने की जुर्रत नहीं की। भाई, नोबेल प्राइज वाले डॉक्टर की थ्योरी थी, उसको बोलता कौन गलत। सालों बाद फिलाडेल्फिया में फिर एक नौजवान वैज्ञानिक आया जिसका नाम था लियोनार्ड हेफलिक। हेफलिक कैंसर पर काम कर रहे थे। उन्होंने कैरल का वही एक्सपेरिमेंट दोहराने की कोशिश की, और इस बार उन्होंने इंसानी सेल्स लिए और उन्हें लैब में ग्रो करना शुरू किया। और उनको उम्मीद थी कि ये सेल्स भी हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। सेल्स कुछ दिन बढ़े, डिवाइड होते रहे और फिर रुक गए। हेफलिक को लगा कि उनसे गलती हुई होगी, शायद बर्तन गंदा रह गया होगा, जो पेट्री डिश होती है। दोबारा कोशिश की, फिर वही नतीजा आया। सेल्स एक तय सीमा तक डिवाइड होते और फिर बूढ़े होकर मर जाते। अब हेफलिक का दिमाग घूमा कि अगर सेल्स अमर हैं तो ये मर क्यों रहे हैं। उन्होंने फिर एक बहुत चालाकी भरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने बूढ़े सेल्स जो कई बार डिवाइड हो चुके थे और जवान सेल्स को एक साथ एक ही डिश में रखा। अगर माहौल में कोई कमी होती तो दोनों मरते, लेकिन हुआ ये कि जवान सेल्स बढ़ते रहे और बूढ़े सेल्स अपनी तय सीमा पर जाकर रुक गए। यानी सेल्स के पास अपनी इंडिविजुअल याददाश्त थी, उन्हें पता था कि कितनी बार डिवाइड हो चुके हैं। हेफलिक ने दुनिया को बताया कि एलेक्सिस कैरल गलत थे। सेल्स अमर नहीं होते, उनके अंदर एक काउंटर लगा है, एक इनविजिबल घड़ी है, और जिस दिन यह घड़ी 50 या 60 के नंबर पर पहुंचती है, सेल रिटायर हो जाता है, और इसे आज साइंस की दुनिया में हेफलिक लिमिट कहा जाता है। यहाँ हालांकि एक और दिलचस्प सवाल उठता है कि एक सेल के पास न दिमाग है अपना, न उसकी आंखें हैं, तो उसे कैसे पता चलता है कि 50 बार डिवाइड हो चुका और अब रुकने का वक्त है? उसके पास वो कौन सी डायरी है जिसमें वो हिसाब लिख रहा है? इस रहस्य का जवाब यूएस में नहीं बल्कि हजारों मील दूर मॉस्को में मिला, और वो भी किसी लैब में नहीं बल्कि एक रेलवे स्टेशन पर। 1970 के दशक की बात है। एक रूसी वैज्ञानिक एलेक्सी ओलोवनिकोव उन दिनों डीएनए रेप्लिकेशन पर शोध कर रहे थे। एक रोज जब वो रेलवे स्टेशन पर खड़े थे, उनके दिमाग में एक आइडिया आया, है ना। उन्होंने सोचा कि डीएनए को कॉपी करने वाली मशीन एक ट्रेन के इंजन जैसी है और डीएनए एक पटरी जैसा है। जब इंजन पटरी पर चलता है तो वो अपने आगे की पटरी को तो कॉपी कर लेता है या कर सकता है, लेकिन जिस पटरी के ऊपर वो खुद खड़ा है उसे कॉपी नहीं कर सकता।
इसका मतलब ये हुआ कि हर बार जब सेल डिवाइड होता है और डीएनए की कॉपी बनती है तो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा आखिर में छूट जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप एक पेज की फोटोकॉपी करें और फिर उस फोटोकॉपी की फोटोकॉपी करें तो हर बार कोने थोड़े थोड़े कटते जाएंगे, धूमिल होती जाती है छवि। ओलबनिकोव ने कहा कि हमारे डीएनए के बंडल यानी क्रोमोसोम के सिरों पर एक खास सुरक्षा कवच होता है जिसे कहा जाता है टेलोमियर्स। ये क्या होते हैं? ये आपके जूतों के फीते के आगे जो प्लास्टिक का टुकड़ा लगा होता है उसकी तरह हैं, जो फीते को खुलने से बचाते हैं। हर बार जब सेल डिवाइड होता है तो ये टेलोमियर्स थोड़े छोटे हो जाते हैं। जब तक ये प्लास्टिक का टुकड़ा या टेलोमियर्स बचे हैं, सेल जवान है। जिस दिन ये घिसकर खत्म हो जाते हैं, डीएनए खुलने लगता है। सेल को सिग्नल मिलता है कि अब बहुत डैमेज हो गया और सेल खुद को मार लेता है या काम करना बंद कर देता है। यही वो घड़ी है जिसकी हम बात कर रहे थे, टेलोमियर्स की लंबाई। हम बूढ़े इसलिए होते हैं क्योंकि हर पल हमारे शरीर की अरबों घड़ियां टिक टिक करके छोटी होती जा रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच भी है। अगर हमारे सेल्स डिवाइड होते वक्त डीएनए खो देते हैं तो बच्चे कैसे पैदा होते हैं? एक बच्चे का जन्म तो दो सेल्स के मिलने से होता है, स्पर्म और एग। अगर वो सेल्स भी घिसे हुए होते तो बच्चा पैदा होते ही बूढ़ा क्यों नहीं होता? या बूढ़ों का बच्चा बच्चा क्यों होता है, वो भी बूढ़ा क्यों नहीं होता? 1985 के दशक में दो वैज्ञानिकों ने इसका जवाब ढूंढा, एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और कैरल ग्राइडर। इनको अपनी रिसर्च के दौरान तालाब की काई में रहने वाले एक छोटे से जीव में एक एंजाइम मिला, एक ऐसा एंजाइम जो इस घड़ी को वापस चाबी दे सकता था, पीछे लौटा सकता था। इसका नाम रखा टेलोमेरेस। ये टेलोमेरेस एंजाइम एक रिपेयर किट की तरह है। जब सेल डिवाइड होता है और टेलोमियर्स छोटे होते हैं तो ये एंजाइम आकर उन्हें फिर से लंबा कर देते हैं, घड़ी रीसेट हो जाती है। ये एंजाइम हमारे जर्म लाइन सेल्स जो बच्चे पैदा करते हैं उनमें एक्टिव रहते हैं। इसलिए हर बच्चा नई घड़ी के साथ ही पैदा होता है, चाहे उसके माँ बाप कितने भी बूढ़े क्यों ना हो। तो अब आप पूछेंगे कि अगर हमारे पास ये जादुई एंजाइम है, हम अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, तो हमारा शरीर इसे हर जगह यूज क्यों नहीं कर पाता? क्यों सिर्फ कुछ ही सेल्स में ये एक्टिव हैं? क्यों नहीं हम अपनी स्किन, दिल, दिमाग में भी इसे चालू कर देते हैं और हमेशा जवान रहते हैं? इसका जवाब है कैंसर। हमारे शरीर के पास टेलोमेरेज बनाने का ब्लूप्रिंट जीन तो है, लेकिन कुदरत ने हमारे शरीर के ज्यादातर सेल्स में इसका स्विच ऑफ रखा है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्विच हर जगह ऑन होता तो हमारे सेल्स कभी रुकते ही नहीं, बढ़ते जाते, डिवाइड होते रहते, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ का ही दूसरा नाम है कैंसर। अगर टेलोमेरेज हमेशा ऑन रहता तो हम शायद बूढ़े नहीं होते, लेकिन हम बचपन में ही कैंसर के एक बड़े से ट्यूमर बनकर मर जाते। इसलिए कुदरत ने एक ट्रेड ऑफ किया, बचपन में ही कैंसर ना हो। इसलिए कुदरत ने एक सख्त फैसला लिया। उसने जर्म लाइन सेल्स के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों में यानी सोमा में टेलोमेरेज एंजाइम को बंद कर दिया गया। उसने कहा तुम बूढ़े हो जाओ मंजूर है, लेकिन तुम कैंसर से नहीं मरोगे, कम से कम तब तक जब तक तुम बच्चे पैदा न कर लो। यही वजह है कि बड़ी उम्र में कैंसर ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये सिस्टम कमजोर पड़ने लगता है, हमारे टेलोमियर्स छोटे हो जाते हैं। ऐसे में हमारे किसी सेल के पास दो ही रास्ते बचते हैं। रास्ता नंबर 1, जब टेलोमियर्स बहुत छोटे हो जाते हैं तो सेल को लगता है कि उसका डीएनए अब सुरक्षित नहीं है। सेल डर जाता है, सोचता है कि अगर मैं अब और डिवाइड हुआ तो डैमेज हो जाऊंगा। इसलिए वो एक इमरजेंसी ब्रेक लगाता है और डिवाइड होना बंद कर देता है, वहीं बैठा रहता है, और इसे कहते हैं ज़ॉम्बी सेल्स। 99% सेल्स यही करते हैं, और नतीजा होता है कि जब शरीर में बहुत सारे सेल्स रिटायर हो जाते हैं, ज़ॉम्बी हो जाते हैं, तो टिश्यू काम करना बंद करते हैं, स्किन लटक जाती है, अंग कमजोर हो जाते हैं, और यही है बुढ़ापा। रास्ता नंबर 2 भी है। ये रास्ता बहुत कम सेल लेते हैं। जब टेलोमेयर्स घिस जाते हैं तो सेल के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। सेल पागलों की तरह इस डैमेज को ठीक करने की कोशिश करता है। इस हड़बड़ी में करोड़ों में से कोई एक सेल गलती से गलत तार जोड़ देता है, और वो गलती से उस टेलोमेरेस स्विच को दबा देता है, ऑन कर देता है जो बंद पड़ा था। अब याद कीजिए टेलोमेरेस का काम क्या था? घिसे हुए टेलोमेरेस को ठीक करना। तो अब जैसे ही टेलोमेरेस स्विच ऑन हुआ, सेल के टेलोमेरेस फिर से बड़े हो जाते हैं और वो बेतहाशा खुद को रेप्लिकेट करने लगता है, और यही है कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। अभी तक हमने जाना कि सेल का डिवाइड होना और उसमें होने वाली गड़बड़ी के कारण मौत
कैंसर और बुढ़ापा आते हैं। लेकिन कहानी इतनी ही नहीं है। मौत की एक वजह, एक और दुश्मन है जो चुपके से हमारे अंदर जमा हो रहा है। सोचिए, अगर एक फैक्ट्री में मशीनें ठीक चल रही हों, लेकिन वहां का कूड़ा कचरा कभी बाहर ना फेंका जाए तो क्या होगा? मशीन जाम होगी, काम ठप पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं दिमाग के अंदर, जहां एक कचरा हमारी यादों को खा रहा है। पापुआ न्यू गिनी के घने जंगलों में आइए। 1950 के दशक में वहां एक रहस्यमय बीमारी फैल रही थी। वहां की 4 जनजाति के लोग अचानक कांपने लगते, शरीर उनका ऐंठ जाता, फिर वो जोर जोर से हंसने लगते और हंसते हंसते मर जाते थे। इसे वो कहते थे कुरु, यानी हंसने वाली मौत। वहां फिर एक अमेरिकी वैज्ञानिक पहुंचा जिसका नाम था कार्लटन गाइडुसेक। गाइडुसेक ने देखा कि जब इस जनजाति में कोई मरता था तो उसके रिश्तेदार उसे दफनाते नहीं थे, वो उसे खाते थे। औरतें और बच्चे मरे हुए इंसान का दिमाग पकाकर खाते थे। उनका ट्रेडिशन था, मानना था कि इससे मरे हुए की ताकत उनमें चली आएगी। गाइडुसेक ने पता लगाया कि ये कुरु बीमारी कोई बैक्टीरिया या वायरस से नहीं हो रही है, लाश से नहीं आ रही है, ये उस मरे हुए दिमाग को खाने से फैल रही है। उसने फिर एक ऐसे ही शव से दिमाग का एक टुकड़ा लिया और एक चिंपैंजी के दिमाग में डाला। कुछ समय बाद क्या हुआ? चिंपैंजी भी हंसने लगा और मर गया। अब दुनिया हैरान थी, क्योंकि पकाने पर, उबालने पर, यहां तक कि फॉर्मल्डिहाइड में रखने पर भी यह बीमारी मर नहीं रही थी। क्या थी ये बीमारी? सालों बाद इस पहेली का राज खुला कि हंसने वाली बीमारी की वजह कोई कीड़ा नहीं था, कोई बैक्टीरिया नहीं था, यह था एक प्रोटीन। इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर बना है प्रोटीन से। प्रोटीन यानी अमीनो एसिड की लंबी चेन्स। लेकिन प्रोटीन को काम करने के लिए खास शेप में मोड़ना भी पड़ता है, बिल्कुल ओरिगामी की तरह, है ना? कागज को मोड़कर हवाई जहाज बन सकता है। अगर प्रोटीन सही मुड़ेगा तो वो काम करेगा, गलत मुड़ गया तो कचरा बन जाएगा। कुरु बीमारी में यही हो रहा था। गलत मुड़ा हुआ प्रोटीन, प्रायोन नाम का, दिमाग में घुसता था और वहां मौजूद अच्छे प्रोटीन्स को टच करके उन्हें भी बिगाड़ देता था। देखते ही देखते पूरा दिमाग कचरे से भर जाता था और स्पंज की तरह उसमें हो जाते थे छेद। अब आप सोचेंगे कि न्यू गिनी के आदमखोरों की कहानी से हम लोगों का क्या लेना देना? हम तो दिमाग नहीं खा रहे किसी का। लेना देना है, क्योंकि आज दुनिया के करोड़ों बुजुर्ग जिस बीमारी से मर रहे हैं, अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, वो भी असल में कचरे की ही बीमारी है। हमारे दिमाग के सेल्स यानी न्यूरॉन्स के अंदर और बाहर भी प्रोटीन का कचरा जमा होने लगता है। ये चिपचिपा सा कचरा होता है जो नसों को जाम कर देता है, यादें मिटने लगती है, इंसान भूल जाता है बाद में कि वो खुद कौन है। जवानी में हमारे शरीर में एक बहुत शानदार सिस्टम होता है जिसे कहते हैं ऑटोफैजी। इसका मतलब है खुद को खाना। सेल के अंदर एक डस्टबिन होता है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। जब भी कोई प्रोटीन खराब होता है या कोई वायरस घुसता है तो सेल उसे पकड़कर इस डस्टबिन में डाल देता है। वहाँ एसिड होता है जो कचरे को गलाकर रिसाइकल कर लेता है। ये सिस्टम इतना ज़रूरी है कि जापानी वैज्ञानिक योशिनोरी ओसुमी को इसे समझाने के लिए 2016 में नोबेल प्राइज दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं ये डस्टबिन भर रहा है, सफाई कर्मचारी सुस्त हो रहा है और कचरा हो रहा है जमा। और ये कचरा सिर्फ दिमाग में नहीं, पूरे शरीर में जमा होता है और फिर एंट्री होती है ज़ॉम्बी सेल्स की। यादें थोड़ी देर पहले हमने हेफिक लिमिट की बात की थी कि सेल्स एक सीमा के बाद डिवाइड होना बंद करते हैं 50 से 60 के बाद। जब वो डिवाइड होना बंद करते हैं तो उन्हें कायदे से मर जाना चाहिए, शरीर से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन कुछ सेल्स मरते नहीं हैं, वो वहीं अड़ जाते हैं, न जीते हैं न मरते हैं, और इन्हें साइंस कहती है सेनेसेंट सेल्स। यही सेनेसेंट सेल्स ज़ॉम्बी सेल्स कहलाते हैं आम भाषा में। अब ये ज़ॉम्बी सेल्स बहुत खतरनाक होते हैं, चुपचाप नहीं बैठते हैं, अपने आसपास जहर उगलते रहते हैं, चिल्लाते हैं कि मैं बीमार हूं, और ये जहर आसपास के अच्छे सेल्स को भी बीमार करता है। ज़ॉम्बी सेल्स को लेकर वैज्ञानिकों ने चूहों पर प्रयोग किए हैं। उन्होंने चूहों के शरीर से इन ज़ॉम्बी सेल्स को चुन चुन कर मारा है। नतीजा क्या मिला? चूहे न सिर्फ 30% ज़्यादा जिए, बल्कि उनके बाल दोबारा उगाए, तेज़ी से वो दौड़ने लगे और उनकी किडनीज तक जवान हुई। आज दुनिया की बड़ी बड़ी दवा कंपनियां इन्हीं ज़ॉम्बी सेल्स को मारने की दवा बना रही। सोचिए, अगर एक गोली खाने से आपके घुटनों का दर्द गायब हो जाए और आप फिर से 20 साल जैसा महसूस करें तो क्या वो गोली अमृत नहीं लगेगी? लेकिन कचरा साफ करना एक तरीका है, क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम शरीर को ही बदल लें? क्या हम पुराने खून को नए खून से बदल सकते हैं?
क्या हम 80 साल के बूढ़े शरीर में 18 साल के जवान का खून चढ़ाकर उसे अमर कर सकते हैं? सुनने में किसी वैम्पायर फिल्म की कहानी लगेगा, लेकिन सिलिकॉन वैली में कुछ लोग इसे हकीकत बनाने में तुले हुए हैं। ये बात 1964 की है। कनाडा के वैज्ञानिकों की एक टीम प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक सुनसान द्वीप पर पहुंची। ईस्टर आइलैंड नाम था उसका। वही जगह जहां पत्थर के विशाल मोआ स्टैचूज खड़े हैं। लेकिन वैज्ञानिक वहां मूर्तियां देखने नहीं गए थे। तो क्यों गए थे? वहां की मिट्टी खोदने। उन्हें जानना था कि वहां के आदिवासी नंगे पैर चलते हैं, फिर भी उन्हें टिटनेस क्यों नहीं होता है। उन्होंने मिट्टी के 67 नमूने लिए। एक शीशी में उन्हें एक बैक्टीरिया मिल गया। उस वक्त उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो टिटनेस का जवाब नहीं, बल्कि संभवतः अमरता की चाबी ढूंढ लाए हैं। उस बैक्टीरिया से एक केमिकल निकला। द्वीप के स्थानीय नाम रापा नुई के नाम पर उसका नाम रखा गया, रैपामाइसिन। शुरुआत में इसे फंगस मारने की दवा समझ लिया गया और बाद में जाके पता चला कि ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट में काम आ सकता है। होता यह है कि ऑर्गन जब ट्रांसप्लांट किया जाता है, दूसरे का अंग हमारे अंग में लगाया जाता है, तब शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो उससे लड़ने लगता है। तो तब इन दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, इम्यून सिस्टम के सप्रेसर्स की। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तब आया जब जिस कंपनी आयरिस ने इसे खोजा था वो बंद हो गई और कंपनी ने आदेश दिया कि सब कुछ नष्ट कर दो, सारी फाइलें, सारा रिसर्च। लेकिन एक वैज्ञानिक था सुरेंद्र सहगल नाम का, उसे यकीन था कि रेपामाइसिन कोई मामूली चीज़ नहीं है। तो उसने चुपके से रेपामाइसिन की शीशियां अपनी जेब में डाली और घर ले आया। उसने वो शीशियां अपने किचन के फ्रीजर में छिपाई। कहाँ? आइसक्रीम के डिब्बों के ठीक बगल में। और उस पर एक पर्ची भी चिपका दी, डोंट ईट, खा मत लेना इसे। सालों तक ये शीशियां आइसक्रीम के बीच जमी रहीं। जब कंपनी दोबारा खुली तो सहगल ने वो शीशियां फिर से निकाली और फिर जो हुआ उसने बुढ़ापे का साइंस बदल दिया। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिकों ने पाया कि ये रेपामाइसिन हमारे शरीर के एक मास्टर स्विच को कंट्रोल करता है। इस स्विच का नाम है TOR, टारगेट ऑफ रेपामाइसिन। इसे ऐसे समझिए, TOR आपके शरीर का एक ठेकेदार है ना, कॉन्ट्रैक्टर, हमेशा आपके अंदर बैठा रहता है। इसका सिर्फ एक ही काम है, ये देखना कि माल यानी कि खाना आ रहा है या नहीं आ रहा। जब आप खाना खाते हैं तो TOR स्विच ऑन हो जाता है। ठेकेदार चिल्लाता है कि खाना आ गया, नए सेल्स बनाओ, शरीर को बढ़ाओ, रिप्रोडक्शन की तैयारी करो। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। जब शरीर ग्रोथ कर रहा है, नया निर्माण कर रहा है, तो वो सफाई बंद करता है। घर में पार्टी चल रही है तो झाड़ू पोछा तो लगेगा नहीं। और जब आप भूखे रहते हैं तो टॉर्च स्विच ऑफ हो जाता है। ठेकेदार को लगता है कि अकाल पड़ गया है। वो कहता है कि नया काम रोक दो, पुराना सामान है उसे ठीक करो, कचरा साफ करो और उसी से एनर्जी बनाओ। इसी सफाई को साइंस ऑटोफेजी कहता है और यही सफाई हमें जवान रखती है। हमने कुछ देर पहले इसका जिक्र किया था। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि हम आधुनिक इंसान हैं। दिन भर खाते हैं, सुबह नाश्ता करेंगे, दोपहर में लंच करेंगे, शाम को स्नैक्स खाएंगे, रात को डिनर करेंगे। हमारा टॉर्च स्विच हमेशा ऑन रहता है और शरीर हमेशा ग्रोथ मोड में रहता है। सफाई कभी हो ही नहीं पाती। नतीजा, सेल्स के अंदर कचरा जमा होता रहता है और हम जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। यहीं पर रेपामाइसिन का जादू काम आता है। ये दवा सीधे जाकर टॉर्च स्विच को बंद कर देती है। अब कमाल देखिए, आप खाना खा रहे हैं लेकिन रेपामाइसिन ने टॉर्च का स्विच जो है ऑफ कर दिया। तो शरीर को लगता है कि आप भूखे हैं। तो शरीर होता है कंफ्यूज। उसे न्यूट्रिशन तो मिल रहा है लेकिन वो ग्रोथ नहीं करता, वो ऑटोफेजी ही शुरू रखता है। इसे कहते हैं शरीर को चीट करना, धोखा देना। रेपामाइसिन खाने से आपको भूखा रहे बिना व्रत वाले फायदे मिलते हैं। आपका पेट भरा होता है लेकिन आपके सेल्स कचरा साफ करते रहते हैं और जब सेल्स साफ रहते हैं तो लंबा भी जीते हैं। यही वजह थी कि जब चूहों को यह दवा दी गई तो उनकी उम्र बढ़ी। तो क्या हमें रेपामाइसिन खानी चाहिए? नहीं, क्योंकि जैसा पहले बताया ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, कमजोर करता है। लेकिन रेपामाइसिन की खोज एक उम्मीद की किरण जरूर देती है कि बुढ़ापा कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, उसे धीमा किया जा सकता है। हालांकि कुछ लोगों को धीमा रास्ता नहीं चाहिए, उन्हें शॉर्टकट चाहिए और वो शॉर्टकट उन्हें ड्रैकुला की कहानियों में दिखा। 19वीं सदी में एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे, पॉल बर्ट। उन्होंने एक बहुत ही खौफनाक प्रयोग किया। उन्होंने 2 चूहों की स्किन को सिल दिया, खून की नसों को जोड़ दिया। अब 2 जिस्म थे लेकिन खून एक ही दौड़ रहा था। इसे कहते हैं पैराबायोसिस। हद तो तब हो गई जब बर्ट ने एक चूहे को एक बिल्ली के साथ सिल दिया। सन 2000 के दशक में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में थॉमस रैंडो ने इसे दोबारा आजमाया।
उन्होंने एक बूढ़े चूहे को एक जवान चूहे के साथ सिला। जवान खून बूढ़े के शरीर में दौड़ा और नतीजा चौंकाने वाला था। बूढ़े चूहे की मांसपेशियां जवान हो गई, उसका दिमाग तेज हो गया, उसके घाव जल्दी भरने लगे। अब जैसे ये खबर बाहर आई, सिलिकॉन वैली में हड़कंप मच गया। अमीर लोगों को लगा कि संजीवनी मिल गई, जवान खून। ब्रायन जॉनसन नाम के एक टेक अरबपति ने इसे आजमाने का फैसला किया। 45 साल के जॉनसन हर साल $2 मिलियन खर्च करते हैं अपनी उम्र घटाने के लिए। एक क्लिनिक गए, उनके साथ उनके 70 साल के पिता थे और 17 साल का बेटा था। बेटे का खून निकाला गया, प्लाज्मा अलग किया गया और ब्रायन की नसों में चढ़ाया गया। फिर ब्रायन का खून उनके 70 साल के पिता को चढ़ाया गया। एक मल्टी जनरेशनल खून की अदला बदली हुई। क्या ब्रायन जॉनसन जवान हो गए? कुछ महीनों बाद उन्होंने खुद बताया कि फायदा मुझे तो कुछ हुआ नहीं। साइंस ने भी यही कहा, जवान खून में कोई जादुई ताकत नहीं होती है। असल में जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारे खून में कचरा जमा हो जाता है। जब आप जवान खून चढ़ाते हैं तो आप उस कचरे को थोड़ा डाइल्यूट ही कर सकते हैं बस। इससे बेहतर यह है कि आप खुद पुराना खून दान कर दें या साफ कर लें। यानी वैम्पायर बनना जवान होने का रास्ता तो नहीं है। तो क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और वो बहुत सस्ता है, सिंपल है। प्रयोगशाला में जब कीड़ों, मक्खियों और चूहों को कम खाना दिया गया तो वो ज्यादा जिए। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली होता है तो टॉर्च स्विच बंद हो जाता है, मेरा अभी बंदी है। शरीर को लगता है कि अकाल पड़ गया है और वो अपनी एनर्जी बचाने लगता है। वो नए सेल्स बनाना बंद कर देता है और पुराने खराब सेल्स को ठीक करने लगता है। यानी भूखा रहना एक रास्ता है, लेकिन हम हैं तो इंसान, चूहे नहीं है। हमको पिज्ज़ा पसंद है, आइसक्रीम पसंद है। भूखे हम फिर रह भी नहीं सकते एक लिमिट से ज़्यादा। और अगर हम हमेशा भूखे रह भी गए तो ज़िंदगी का मज़ा क्या रहेगा? तो क्या ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे हम पिज्ज़ा भी खाएं और अमर भी रहें? शायद नहीं, लेकिन फिर भी कवायदें जारी हैं। मिशिगन, यूएस। यहाँ एक साधारण सी दिखने वाली इमारत है, लेकिन इसके अंदर का नज़ारा बिल्कुल साई-फाई फिल्म जैसा है। बड़े बड़े स्टील के टैंक्स हैं, लिक्विड नाइट्रोजन भरा है, -196 डिग्री का टेम्परेचर है और इन टैंक्स के अंदर लाशें तैर रही हैं। लेकिन जो तैर रही हैं उन्हें यहाँ लाश नहीं कहा जाता, उन्हें कहा जाता है पेशेंट। ये सब रॉबर्ट एटिंगर का किया धरा है। एटिंगर एक फिजिक्स टीचर थे और साइंस फिक्शन की कहानियां लिखते थे। उन्हें यकीन था कि मौत अंत नहीं है बल्कि एक बीमारी है। अगर हम शरीर को खराब होने से बचा लें तो भविष्य का साइंस उसे ठीक कर देगा। 1976 में इसी लीक पर उन्होंने क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट खोल दिया। एंगर ने सबसे पहले अपनी मां को फ्रीज किया, फिर अपनी पत्नी को फ्रीज किया, फिर दूसरी पत्नी को फ्रीज किया। एक अजीब सा फैमिली रियूनियन जो फ्रीजर के अंदर ही चल रहा था। और 2011 में 92 साल की उम्र में रॉबर्ट एंगर खुद भी उसी टैंक में जाकर सो गए। अब इन लोगों की नजर में ये लोग मरे नहीं हैं, बस एक लंबी नींद में हैं, इंतजार में हैं उस दिन के जब नैनो टेक्नोलॉजी उन्हें दोबारा जिंदा करेगी, उनकी बीमारियों को ठीक करेगी और उन्हें फिर से जवान बना देगी। ये सनक किस हद तक जा सकती है, इसका उदाहरण है बेसबॉल के खिलाड़ी टेड विलियम्स। जब 2002 में उनकी मौत हुई तो उनके बच्चों में झगड़ा हो गया। बेटा चाहता था कि पिता को फ्रीज किया जाए और बेटी चाहती थी कि अंतिम संस्कार हो। अंत में एक अजीब समझौता हुआ। टेड विलियम्स का सिर्फ सिर काट लिया गया और उससे लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दिया गया, इस उम्मीद में कि भविष्य में साइंस उनके लिए एक नई बॉडी बना देगा। लेकिन क्या यह वाकई मुमकिन है? जवाब है ऑब्वियसली नहीं। हमारे पास रत्ती भर भी सबूत नहीं है, कम से कम अभी, कि जमे हुए दिमाग को दोबारा चालू किया जा सकता है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव नहीं है जिसे निकालकर दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया जाए। ये शरीर के साथ जुड़ा है। आपके हार्मोन्स, आपकी इंद्रियां सब मिलकर आपकी चेतना बनाते हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली फिर वो जगह है जहां नहीं सुनना किसी को पसंद भी नहीं है। यहाँ कई दिग्गज मानते हैं, टेक की दुनिया के, साइंस की दुनिया के, फाइनेंस की दुनिया के, कि हमें अपने शरीर को त्याग कर मशीनों में अपलोड हो जाना चाहिए। एलन मस्क ये मानते हैं कि लोग मंगल ग्रह पर मरने के लिए बने हैं। मंगल ग्रह पर मरने के लिए बने हैं का मतलब हम सबको चलना चाहिए मंगल, है ना? ये कह रहा हूँ। 2018 में नेक्टोम नाम के एक स्टार्टअप ने एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपके दिमाग को इतना परफेक्टली प्रिजर्व करेंगे कि भविष्य में उसे कंप्यूटर पर अपलोड किया जा सके, लेकिन एक शर्त है। ये प्रोसेस तभी काम करेगा जब आप जिंदा हो, यानी आपको अपनी जान देनी होगी। इसे 100% फेटल बताया गया और अफवाह उड़ी कि सैम ऑल्टमैन जैसे टेक दिग्गज इसके लिए वेटिंग लिस्ट में हैं। अब
ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरी इंडस्ट्री, कोई फ्रीज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई अपलोड कर रहा है, इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे एक ही फिलॉसफी काम करती है, एस्केप वेलोसिटी की। ये टर्म दिया है ऑब्रे डी ग्रे ने, लंबी दाढ़ी वाले एक कंप्यूटर साइंटिस्ट जो अब बुढ़ापे के मसीहा बन गए हैं। उनका कहना है कि हमें हमेशा के लिए जीने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें बस इतना करना है कि साइंस की रफ्तार हमारे बुढ़ापे की रफ्तार से तेज़ हो जाए। अगर हम हर साल अपनी उम्र में 1 साल जोड़ सकें तो हम कभी मरेंगे ही नहीं। वो दावा करते हैं कि 1000 साल जीने वाला पहला इंसान पैदा हो चुका है। फिलहाल के लिए सब दावे हैं। वर्तमान का सत्य यह है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है नवंबर 2025 में, कि हम अमर नहीं हैं। हम एक दावत में आए मेहमान की तरह हैं। पार्टी चल रही है, नए लोग आ रहे हैं और हमें एक ना एक दिन इस पार्टी को छोड़कर जाना ही होगा। मौत को विज्ञान की नज़र से दिखाने वाला ये शानदार आलेख, जिसका कितनी ही बार मैं तारीफ़ करूं वो पूरी नहीं होगी, कमल ने लिखा है और अलिफ लैला के इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अभिषेक ने। आप देखते रहिए खबरगांव।